हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। उसमें से जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हम ख़त्म कर चुके हैं। एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज़ कंबशन। सो कंबशन में ऑक्सीजन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंबशन ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक रिएक्टेंट हमारा ऑक्सीजन होगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। एंड कंप्लीट कंबशन की अगर मैं बात करूँ, उसमें हमेशा यही दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारा वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीन्स हम यहाँ पर मीथेन की क्या कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हमारा वाटर मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और यहाँ पर ब्यूटेन की कंबशन करनी चाहिए, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हमको मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट कंप्लीट कंबशन, जिसमें हमको ऑक्सीजन की सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमको मिल रहा है। ठीक है, अब बात यहाँ पर आ जाती है बैलेंसिंग की कि हम इसको बैलेंस कैसे करें, राइट। तो ये है आपकी जनरल कंबशन इक्वेशन। इसकी हेल्प से आप किसी भी कंबशन की इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपका ये वाला एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू क्या बन रही है, n की वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है, 1 बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी जगह पे आप n की जगह 1 पुट करते जाइएगा, यहाँ पर आपको इसकी बैलेंसिंग की वैल्यूज़ मिल जाएगी। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो हमने हर जगह यहाँ पर 1 पुट करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर n की जगह 1 पुट किया, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 तो 4 आ गया। इधर भी आपने 1 पुट किया, तो क्या बन गया, 3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन में 2, 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 ऑक्सीजन, n क्या है यहाँ पे 1 है, इसको 1 ही रहने दीजिए, और यहाँ पर n क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे ये चीज़। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड वाला भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा n क्या है, 4 है। ठीक है, तो हर जगह मैंने n की जगह 4 पुट किया, यहाँ पे 4 पुट करिए, 2 इंटू 4 8 प्लस 2 10, यहाँ पर 4 पुट करिए, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये हमको क्या देगा यहाँ पे, 12 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये क्या आ गया, 13 अपॉन 2। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। n की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 प्लस 1 5 हमारा वाटर। तो ऐसे आप ये इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एंड यस, जो कंबशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सबको पता है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। मीन्स हम इसमें हीट को रिलीज कर रहे हैं। कंबशन बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना। आप जैसे कि पेपर वगैरह को जलाते हैं, ठीक है, वो उसमें भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसको भी आप कंबशन करेंगे, जलाएंगे, तो देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी हमको रिलीज़ होती है। ठीक है, लाइट एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसकी भी अलग अलग वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी -890 किलो जूल पर मोल। इधर भी डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी -2875.84 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है कि कंबशन में जैसे कि आपने देखा कि भाई कितनी ज़्यादा एनर्जी हमारी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो हम एल्केन्स को एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम बर्न करेंगे, इसकी कंबशन करेंगे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, जो हमको ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल्स को चलाने में काम आएगी या किसी और चीज़ को चलाने में काम आएगी जिसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये चीज़ तो हमने देखी कि भाई यहाँ पर क्या हो रही है, कंप्लीट कंबशन हो रही है इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कि अगर हमें मान लीजिए ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो जब हमें कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, इनसफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा होता है, तब उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पर हमें CO2 नहीं मिलता, यहाँ पे हमें सिर्फ कार्बन मिलता है, जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कार्बन ब्लैक कहते हैं। और यही जो कार्बन ब्लैक है हमारे को प्रिंटर्स की इंक में यूज़ होता है। ठीक है, हम इंक की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, और ब्लैक पिगमेंट्स में भी ये काम आता है, बिकॉज दिस इज़ ब्लैक इन कलर।
तो सेम रिएक्शन हमारी यहाँ पर होएगी, बस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हमको कार्बन मिलेगा और साथ में हमको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। इसकी बैलेंसिंग तो बहुत इजी है, कर सकते हैं सारे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। यहाँ पर लिख दीजिएगा इनकम्प्लीट कंबशन, अगर आपके एग्जाम में आता है तो। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक बोलते हैं। अब हम इसको एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं कि जो कंबशन है, एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। तो ये जो रिएक्शंस है कंप्लीट ऑक्सीडेशन की है, कंप्लीट कंबशन की है, सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो देखिए कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो ये आ गई आपकी जनरल इक्वेशन आ गई, जिसके हेल्प से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कार्बन्स का भी पता कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ भाई, हम एल्केन्स को एज फ्यूल क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ से आपको रीजनिंग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने इनकम्प्लीट कंबशन की बात करी है, जिसमें क्या होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर होगा और हमको क्या मिलेगा, कार्बन ब्लैक, जो कि सिर्फ होगा कार्बन सी, ठीक है। और वो हमको इंक की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रिंटर की इंक में यूज़ होता है ब्लैक पिगमेंट्स एंड एज फिल्टर्स। ये चीज़, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन कहेंगे। नाउ वी विल सी आर थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी विच इज़ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में देखिए बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं एल्केन्स से। फर्स्ट इज़ हमको अल्कोहल भी मिलेगा, ठीक है, हमको यहाँ पे एल्डिहाइड भी मिलेगा, हमको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा। तो हमको वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बट शर्त यहाँ पर ये है, सबकी कंडीशन क्या है, अलग अलग है। हो तो सब में ऑक्सीडेशन ही रही है तो सब में एल्केन ही, लेकिन कंडीशन अलग होने की वजह से ऑक्सीडेशन के जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो भी हमको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिल रहे हैं। एंड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, 523 केल्विन, एंड प्रेशर भी देखिए 100 ATM का हमको प्रेशर है। और यहाँ पे हमको क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया, ठीक है, मिथनॉल यहाँ पर हमको मिल गया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको मिथनल मिल गया। और यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैंगनीज एसीटेट कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे होता है CH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे +2 का चार्ज होता है। तो ये इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो ये ऐसे लिखा हुआ है, कुछ कुछ जगहों पे आपको ये ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है। तो मैंगनीज एसीटेट के हमको प्रेजेंस में ये मिल जा रहा है, हमको एसिटिक एसिड मिल जा रहा है, विच इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसकी फोर्थ रिएक्शन देखेंगे, जो कि होती है टर्शरी एल्केन्स के बारे में। अब एक बार टर्शरी एल्केन्स का कंसेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इसके अराउंड हमको क्या होती हैं, 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। अगर उसमें से मैं ये 3 हटा दूँ और इसकी जगह कुछ और लगा दूँ, ये मैंने तीनों हटा दिए और इसकी जगह मैंने यहाँ पर कुछ और लगा दिया, मान लीजिए CH3 लगा दिया, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, टर्शरी एल्केन बोलेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी भी हम ऐसे कह सकते हैं, सिर्फ अगर मैंने 2 हाइड्रोजन हटाए होते तो उसको मैं सेकेंडरी कहती, सिर्फ एक हटाया होता तो उसको मैं क्या कहती, प्राइमरी कहती, चारों मैंने हटा दिए होते तो उसको मैं क्वार्टिनरी कहती। बट फिलहाल अभी हम टर्शरी के बारे में ही देख रहे हैं। अब देखिए इस टर्शरी एल्केन को अगर हम नाम दें इसको, तो ये क्या, हम इसको कह सकते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन, बिकॉज ये सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो अब हम इसी को ही देखेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH3 का होल थ्राइस CH, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, 2-मिथाइल प्रोपेन। और यहाँ पर हमने इसकी ऑक्सीडेशन कराई किसके प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में हमने क्या करा दी, इसकी ऑक्सीडेशन करा दी। तो हमको इसका ही कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा।
कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, यहाँ पे हमको 2 मिथाइल प्रोपेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बस यहाँ से ये H हट के यहाँ पर OH लग गया। तो अगर हम इसको प्रॉपर नेम देना चाहें तो ये हमारा बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो बस यही मैं बताना चाह रही हूँ कि इसी का हमको कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एल्कोहल मिलेगा। अब हम इसको एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं। एल्केन्स ऑन हीटिंग विद रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाईऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट गिव अ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी वेराइटी मिलेगी, कहीं हमको अल्कोहल मिल रहा है, अल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है, अल्कोहल फिर से हमको मिल जा रहा है, इथेनोइक एसिड का बॉक्सिलिक एसिड हमको मिल रहा है। बट हमारे कैटलिस्ट क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के, वेरियस टाइप ऑफ कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम टर्शरी एल्केन यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, एल्केन सर्विंग टर्शरी H एटम, उसको हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अब हम चलते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, विच इज़ आइसोमेराइजेशन। तो आइसोमेराइजेशन में अगर हमारे पास कोई लॉन्ग चेन है, मान लीजिए N हेक्सेन की हमारे पास यहाँ पे चेन है, लंबी चेन है, तो हमको इसकी क्या मिलेगी, ब्रांच्ड चेन मिलेगी। और ब्रांच्ड चेन के हमको आइसोमर मिलेंगे। अब समझिए कैसे, अगर आपको इसकी ब्रांच्ड चेन बनानी है, आप क्या कर सकते हैं, ये वाला मिथाइल ग्रुप हटाकर आप इधर सेकेंड पोजीशन पे लगा सकते हो या थर्ड पोजीशन पे लगा सकते हो, राइट। तो ये दोनों इसके हमको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ब्रांच प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक मिथाइल ग्रुप मैंने सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, एक मैंने थर्ड पोजीशन पे लगा दिया। फोर्थ पोजीशन नहीं बनेगी यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है अगर हम नंबरिंग करते हैं लॉन्ग चेन की, अगर मैंने इसको 4 भर दिया, मैं यहाँ से इसको काउंटिंग करूँ तो ये 4 है, लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये 2 है, 2 हम ऑलरेडी कर चुके। तो ये थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म आपको पता ही होगा। अगर आपको वीडियो चाहिए आइसोमेरिज्म के ऊपर तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमको यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, विच इज़ अ ब्रांच्ड चेन एंड बोथ आर आइसोमर्स। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, हमको कोई ना कोई एरोमेटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एरोमेटिक प्रोडक्ट्स अभी तक हम नहीं पहुँचे उस चीज़ पे, बट मैं आपको बता देती हूँ। एरोमेटिक प्रोडक्ट्स हमारे क्या होते हैं, पहली बात तो साइक्लिक होने चाहिए, उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन की है sp2 होनी चाहिए, और क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब हो गया कि डबल, या तो हमारे डबल बॉन्ड्स जो हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं हमारे क्या हो, अल्टरनेट पोजीशन पर हमारी प्लेस्ड हो, ठीक है। और साथ में हक्कल रूल को ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हक्कल रूल हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन भी हमारा sp2 है और डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अल्टरनेट पोजीशंस पर है, और ये इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है बार बार। तो इस चीज़ को हम ना रेजोनेंस बोलते हैं, कि ये जो इसकी पाई बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स है, ये एक जगह पर मतलब कि लोकलाइज नहीं है, ये डीलोकलाइज होती रहती है, घूमती रहती हैं ये। तो कभी ये यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और वैसे हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाते हैं, बिकॉज क्या इसकी जो डबल बॉन्ड्स है घूमती रहती है, तो डॉटेड लाइन से हमेशा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। कई जगहों पे आपने देखा होगा, इसको लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये बनाने मतलब दिस इज़ नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ऐसा रहता है। ये तो जस्ट हम अपने रेफरेंस के लिए बना लेते हैं, ये चीज़ शो करने के लिए कि हाँ ये हमारे घूमते रहता है। तो ये 4 इसकी रिप्रेजेंटेशंस है, कि डॉटेड फॉर्म में तुम इसको दिखा सकते हो, इसे प्रॉपर सर्कल बना के भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। ये फॉर्म लेकिन ज़्यादा प्रॉपर है, बट बुक्स वगैरह में ये चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ अभी साइड रखते हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्शन हो कैसे रही है। हमने यहाँ पर N हेक्सेन लिया, लंबी चेन है, और ये सारी इसकी कंडीशंस है, या तो आप क्रोमियम ऑक्साइड ले लो, वनेडियम ऑक्साइड ले लो, या मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लो, हाई टेम्परेचर एंड थोड़ा सा कम प्रेशर। तो ऐसा करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड हमको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान देनी है कि हमको ऐसा कार्बन का कंपाउंड लेना है जिसके पास कार्बन का जो नंबर है वो 6 या 6 से ज़्यादा हो। यहाँ पे हमने 6 वाला लिया है, ये 6 से ज़्यादा वाला भी हो सकता है, मीन्स मिनिमम तुमको 6 कार्बन वाला लेना ही लेना है। अब यहाँ पर हम एक बार आइसोमराइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं। इन्होंने यही चीज़ बता रखी, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, या तो आप HCl भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है।
टू आइसोमराइज ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। तो यहाँ पर हमको ब्रांच चेन मिल रही है एल्केन्स की और उसको हमको आइसोमर्स में मिल रहे हैं। और यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। माइनर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम कंसनट्रेशन में बनते हैं बिकॉज वो अनस्टेबल होते हैं इसीलिए, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा काउंट नहीं करते। नेक्स्ट वी हैव एन एरोमेटाइजेशन। तो उसमें हम क्या ले सकते हैं, एन एल्केन्स। एन एल्केन्स में नॉर्मल एल्केन्स जिसमें कार्बन की मात्रा होनी चाहिए 6 या 6 से ज़्यादा, और आपको उसको हीट करना है बहुत हाई टेम्परेचर पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम ही हम रखेंगे, ठीक है, 10 से 20। ये सब इसके कैटलिस्ट के बारे में बता रखा है। एंड येस, इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन भी होगा। बिकॉज देखिए, अगर यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे एक एक कार्बन हमारा हटेगा भी, तो तभी तो यहाँ पे CH2 होगा, तभी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे हाइड्रोजन निकलते भी हैं और साइक्लाइज हो जाता है वो स्ट्रक्चर, और हमको क्या बना देगा, वो बेंजीन बना के दे देगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं, रिफॉर्मिंग भी कह सकते हैं। आपके स्कूल एग्जाम्स में रिफॉर्मिंग भी लिखा आ सकता है, तो आपको इसके दोनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी है रिएक्शन विद स्टीम। तो आपने क्या किया, एल्केन ले लिया मीथेन, एंड उसको पानी के साथ अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, पहली बात तो इतने हाई टेम्परेचर पे पानी स्टीम ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको गैस लिख सकते हैं कि भाई ये गैसियस फॉर्म में होगा। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो हमको यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो इस रिएक्शन को हम एज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो आपको पेपर में ऐसा भी लिखा सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन दो एल्केन्स की जहाँ पर हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हो रही है, और हम इसको प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही सेम आपके NCERT में लिखा हुआ है यहाँ पर, methane react with steam at 1273 Kelvin a temperature in the presence of nickel catalyst to form carbon monoxide and dihydrogen. This method is used for industrial preparation of hydrogen gas. तो ये चीज़ यहाँ पर है important. Next we will move to pyrolysis. हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है पायरोलिसिस। इसको हम क्रैकिंग भी बोलते हैं, और ये हमारी हमेशा किस में होगी, हमारी हायर एल्केन्स में होगी। ये देखिए, ये हमारा हायर एल्केन है। नोटिस करिएगा कि जो हायर एल्केन है इसके प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बने, पहली रिएक्शन है ये C6H12 प्लस में H2, देन C4, देन C2, फिर C3, C2, देन सिर्फ 1C। तो इसमें आपको क्या पैटर्न नोटिस हो रहा है कि इसमें जो हायर एल्केन्स है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू लोअर एल्केन्स, ठीक है। तो हायर एल्केन्स ब्रेक इनटू लोअर एल्केन्स, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस या क्रैकिंग बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी हमको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अगर आपको कोई पूछ ले बाई चांस कि इसका मैकेनिज्म किस टाइप का होगा, तो तुम कहोगे इसका मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल, ठीक है। या तो ऐसा भी लिख सकते हो कि इट इज़ अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, डोडेकेन लिया है। अगर 12 कार्बन वाला होता है तो उसको हम डोडेकेन कहते हैं। उसमें हमने ये कंडीशंस यूज़ करी और हमको यहाँ पर क्या मिल गया, हेप्टेन मिल गया, पेंटेन मिल गया, एंड सम अदर प्रोडक्ट्स भी हमको मिल गया, ठीक है। तो जैसे हम पेट्रोल भी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, पायरोलिसिस हमको यूज़ होता है। और जो डोडेकेन है दैट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल, राइट। देखिए यहाँ पर NCERT में लिखा हुआ है हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और हम हायर एल्केन्स यहाँ यूज़ करते हैं और वो ब्रेक डाउन होते हैं, डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन्स। इस चीज़ को हम पायरोलिसिस कहते हैं या क्रैकिंग कहते हैं। एंड ये रिएक्शन कैसी होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमको पेट्रोल बनाना है तो उसके लिए भी हम पायरोलिसिस वाली रिएक्शन यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर डोडेकेन का भी देख लीजिए, हेप्टेन बन रहा है, पेंटेन बन रहा है, एंड सम अदर प्रोडक्ट्स।
एंड जैसे मैंने आपको बताया डोडेकेन है क्या, इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैरोसिन ऑयल। तो अगर आप कैरोसिन ऑयल को भी मतलब तोड़ते जाओगे, उसकी पैरालिसिस करते जाओगे, आपको डोडेकेन मिलेगा। फिर फर्दर आप डोडेकेन को तोड़ोगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यही प्लैटिनम पैलेडियम निकल, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ख़त्म। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।